हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो अच्छी चल रही होगी। तो द्रव्य गुण का अभी हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विपाक, जिसके ऊपर आपका लेक्चर होने वाला है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आता है डायरेक्ट आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो इसको अच्छे से पढ़ना आप। बाकी आपको जो नोट्स हैं हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, एक्चुअली पेड नहीं है। और जो हमारा BMS मीडको ऐप है, अगर आप इसको लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप प्ले स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है ऐप को डाउनलोड करके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम वगैरह का सभी का ज्वाइन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो है विपाक। सो देखो, विपाक का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो भी पढ़ रहे हैं उनका हमें मतलब पता होना चाहिए चीज़ों का, क्या होता है विपाक, क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो, विपाक का मतलब होता है विशिष्ट पाक। मीन्स निरुक्ति हम देख लेते हैं इसकी। विशेषो जरण निष्ठा काले रस विशेषस्य पाक प्रादुर्भावो विपाका। यानी कि जो भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, जो भी भोजन हम करते हैं उसका क्या डाइजेशन होता है, आपको पता है। तो जब डाइजेशन होता है और जो उसके लास्ट में जो एक रस बनता है विशेष तरीके से, उसको हम बोलते हैं विपाक। ठीक है, रस विशेष जो उत्पन्न होता है उसको विपाक बोलते हैं। तो उसकी निरुक्ति आपको अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर आपको जो है परिभाषा इसकी याद होनी चाहिए कि क्या होती है। सो लक्षण हो गया या फिर व्याख्या हो गया या फिर परिभाषा हो गई, तीनों एक ही चीज़ है। नंबर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, चरक एवं सुश्रुत ने विपाक की स्पष्ट परिभाषा नहीं बताई है, परंतु बागभट्ट ने बताई है। तो यहाँ पर आपका MCQ क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस आचार्य के द्वारा विपाक की परिभाषा का वर्णन किया गया है, या किस आचार्य ने जो है विपाक की परिभाषा दी है। तो अब आपके ऑप्शन हो सकते हैं चरक, सुश्रुत, बागभट्ट या काश्यप, या नहीं बताइए। तो आपके दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो विपाक की परिभाषा है वो आचार्य बागभट्ट ने बताई है, और आपने अष्टांग हृदय पढ़ी होगी अच्छे से, ठीक है, उसमें भी जो है विपाक के बारे में बताया हुआ है पहले चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जठराग्नि के संयोग के बाद पाचन की अवस्था में जो अंतिम रस बनता है उसको विपाक कहते हैं। यानी कि जो भी हमने फूड खाया उसका डाइजेशन हुआ। अब डाइजेशन की स्टेजेस होती हैं, अब उसमें जो लास्ट स्टेज होती है और उसमें जो अंतिम रस बनता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जठराग्नि के संयोग के बाद भोजन की अवस्था में जो अंतिम रस बनता है उसको हम क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स के अंदर कि निष्ठा पाक और निष्ठा पाक और अवस्था पाक में क्या डिफरेंस है। तो आपको इसमें याद रखना है निष्ठा पाक और अवस्था पाक में डिफरेंस। इसके अलावा जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको परिभाषा के साथ साथ इनका डिफरेंस भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, 5 या 10 नंबर में जो है क्वेश्चन आ जाता है ये। बाकी 2-2 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखो यहाँ पर सेकेंड ईयर में है आप, ठीक है, तो यहाँ पर आप जब फर्स्ट ईयर में उसको पढ़ेंगे अवस्था पाक और निष्ठा पाक, तो यहाँ पर कुछ श्लोक लिखे होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर वो लिख रखे हैं, नीचे आप देख सकते हैं। तो ये आपको फर्स्ट ईयर में ही आपको याद हो गए होंगे, आई होप सो। ठीक है, ये देखिए द्वितीय अवस्था का ये और कटु अवस्था का ये। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है कि भुक्त अन्न को प्राणवायु कोष्ठ में ले जाता है। यानी भुक्त मतलब हमने जो भी खाना खाया हुआ है, ठीक है, उसको क्या करता है, प्राणवायु कोष्ठ में ले जाता है। तो भोजन को कोष्ठ में ले जाने का कार्य कौन सी वायु का होता है, प्राणवायु का। वहाँ कोष्ठ में स्थित विविध प्रकार के द्रव से इनका संघात नष्ट हो जाता है। हमारा कोष्ठ में गया, कोष्ठ में जाने के बाद उसमें डाइजेस्टिव मतलब कि वहाँ पर कुछ एंजाइम्स मिले, जिससे क्या हुआ, उसका संघात नष्ट हो गया। यानी कि जो भी वो एक हार्ड फॉर्म में था, सॉफ्ट फॉर्म में था, ठीक, वो टुकड़ों में छोटे छोटे टाइप में हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्लेता कफ के स्नेह अंश से यह मृदु हो जाता है। हमारा जो भोजन है
उस पर जब क्लेदक कफ की क्रिया होती है तो हमारा कैसा हो जाता है, भोजन सॉफ्ट हो जाता है, मृदु हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर समान वायु से मिलकर जठराग्नि से पचन होता है। आपको पता है कि समान वायु कहाँ होती है, जठराग्नि के समीप होती है, जो हमारा क्या करती है, भोजन के पाचन में सहायता करती है। ठीक है, जठराग्नि के संपर्क में आने से उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। और उसी बात, अगर अग्नि के संपर्क में आएगा तो खाना कैसा होगा, पक जाएगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जठराग्नि के संपर्क में आने पर उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। पाचन के कारण अनेक मलों का प्रादुर्भाव होता है। अब मान लीजिए जब पाचन हो गया, पाचन हो रहा है, तो उस क्रिया में क्या होगा कि जो भी हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो हमारे न्यूट्रिशन चीज़ें हैं, वो हमारी बॉडी में भेजी जाएंगी और जो भी हमारा वेस्ट बनेगा उसको अलग किया जाएगा। ठीक है, अंत में रस और मल का पृथक्करण होता है। हमारा फूड का डाइजेशन हो गया, वहाँ से जो भी हमें न्यूट्रिशन मिले वो बॉडी में चले गए और मल जो हमारा अलग हो गया। तो पाचन की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, अवस्था पाक कहते हैं। अब वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अवस्था पाक मतलब डिफरेंस स्टेजेस ऑफ पाचन। ठीक है, अवस्था पाक इसमें बोला गया है। अवस्था मतलब स्टेज, पाक मतलब पाचन। तो पाक होने की अवस्थाओं को हम क्या अवस्था पाक कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आई होप आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमारा जो अन्न है वो प्राणवायु कोष्ठ में ले गया, फिर वहाँ पे क्या हुआ, उस पर द्रव, विभिन्न प्रकार के द्रव वगैरह थे, जो एंजाइम थे, वहाँ पर उसने ऐड किया। इसके बाद क्या, हमारा क्लेदक कफ की सहायता से जो है वो हमारा मृदु हो गया, और मृदु होने के बाद उसमें समान वायु क्रिया होकर क्या हुआ, जठराग्नि का पाचन हुआ। और जिसके बाद क्या हुआ, जब पाचन हो जाएगा आपका तो मल अलग हो जाएंगे और अपना जो अन्न का जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो अलग हो जाएगी, रस, ठीक है, वो उनका पृथक्करण हुआ। तो जो भी अवस्था हमारी पाचन की हैं उनको हम क्या बोलेंगे, अवस्था पाक बोलेंगे। अब देखो नंबर फर्स्ट, इसमें अवस्था आती है अपनी मधुर अवस्था पाक। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा।